वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सैडनेस सब पे विद सोशल वर्क में मैं सूरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे कि आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके बीच। तो आपका वेट ख़त्म होता है और मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूं, एक ऐसी स्टोरी जिसको पढ़कर आपको अपने अतीत का एहसास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी जो मैं लेकर आया हूँ ये कोई आम लेखक की स्टोरी नहीं है। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक दिग्गज स्थान प्राप्त करने वाले मन्नू भंडारी की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसकी कहानी को यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट के लिए रखा गया है। ये कहानी किसी और तरीके की नहीं है, ये यूपीएससी के सिलेबस की कहानी है। तो आप खुद सोच सकते होंगे कि जो कहानी यूपीएससी जैसे बड़े से एग्ज़ाम के लिए उसके सिलेबस में आए, हिंदी साहित्य के सिलेबस में, तो वो कहानी कितनी महान होगी, वो लेखक कितना महान होगा। तो उस महान लेखक मन्नू भंडारी की यही सच है कहानी को लेकर मैं आज आप सबके बीच आया हूँ, जिसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा और एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ये कहानी हर कोई सुन सकता है, क्योंकि सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग ही लगेगी, वो इन्जॉयमेंट करेगा अपना। लेकिन अगर विशेष रूप से अगर बात की जाए तो यूपीएससी पर्सन के लिए, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, वो अपना हिंदी, जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में ये एक दुनिया समानांतर, ये देखिए एक दुनिया समानांतर बुक जो कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल में सिलेबस का पार्ट है, उसकी एक कहानी मैं सुना रहा हूँ जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो खासकर मैं उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ इस कहानी को, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। इसके अतिरिक्त समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जिसको एन्जॉयमेंट चाहिए, जो कहानी सुनना पसंद करता है, और जिसको कहानी सुनकर हंसना, एन्जॉयमेंट करना इंटरेस्टिंग लगती है, वो भी मेरी कहानी सुने। एक दुनिया समानांतर कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सबको उसकी एक संक्षिप्त में रूपरेखा बता देना चाहूँगा, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ प्लेस का नाम से। सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है, इसमें आता है दीपा। दूसरा कैरेक्टर जो आता है वो है निशीथ। तीसरा कैरेक्टर जो आता है वो है संजय। ये 3 कैरेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक आधे कैरेक्टर्स और आते हैं जो कि प्रासंगिक कथा के रूप में आते हैं और अपना किरदार निभाते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2 स्थानों का नाम लिया गया है, एक कानपुर और एक कलकत्ता। ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी जो है केवल और केवल 2 प्लेसेस पे ही डिपेंड करती है और करते हुए आगे बढ़ती है। तो मैं आपको दिखा भी देना चाहूँगा, मैं इस पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ। इसका बाहर कवर पेज ये है और मैं इसकी ये कही स्टोरी, यही सच है स्टोरी मैं पढ़ बता रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी को। पहला स्टोरी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कानपुर की है। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया है यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। जुझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। मैं रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य से ही कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र में कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हीं ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, जिसमें बताया गया है कि दीपा नाम की लड़की, जो कि संजय का एक स्थान पर वेट कर रही है खड़े होकर के, और काफ़ी देर हो जाने पर संजय नहीं आता है, तो वो गुस्से में क्या करती है, अपने घर से वापस चली जाती है
और अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कई सारी पुस्तकें बिखरी पड़ी हुई हैं। वो उन पुस्तकों को देखती है और यूं ही वो खामखा चिड़चिड़ाती है, और साथ ही फिर वो उसके बाद अपने कपड़े की अलमारी खोलती है जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। और फिर वो ये सोच रही होती है मन ही मन में कि वो पागल है क्या, कि वो वहाँ पर खड़े होकर के किसी का वेट कर रही थी। इससे अच्छा तो होता कि वो घर पर ही बैठ कर के अन्य कामों को कर लेती और सब सफाई कर देती हो जाती। इसके अतिरिक्त अब मैं आगे की कहानी का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया, फिर यह कोई आज की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं यूं ही उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती हूँ। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा, मैं आगे के भी पैराग्राफ्स पढ़ता हूँ और फिर शायद आपको बताता हूँ। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगी हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र आती घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बेटी झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता की एक ही है। यो तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची का जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर कर सकूंगी? खट खट खट, वह परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता हुआ दरवाजे पर आ खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? यहाँ तक का आपने पढ़ सुन लिया। इसमें बस ये बताया गया है कि जब लौट कर वो घर पे आती है, अपनी साफ सफाई को लेकर वो चिंतित हो जाती है। उसके जस्ट बाद से एक मेहता साहब की छोटी सी 5 साल की बच्ची आती है, जो कि उससे कहती है कि आंटी कह के कि आप उसको कहानी सुनाइए, लेकिन वो उसे मना कर देती है बेरुखाई से, क्योंकि वो उस समय चिड़चिड़ा रही होती है। इसके साथ साथ वो मेहता उनके फादर्स के बारे में सोचती है, मेहता और उनकी वाइफ के बारे में, कि मेहता जी हैं तो कम से कम 10-12 दिन में एक बार उनकी खैर पूछ लेते हैं। लेकिन मेहता की जो वाइफ्स हैं वो इतनी अकड़ू हैं कि वो उनको जब अपने बच्चे से पीछा छुड़ाना होता है, कहीं जाना होता है, तो अपने बच्चों को हमारे पास भेज देती हैं हमारा सर खाने के लिए। इतना वो सोच रही होती है। इसके जस्ट तुरंत बाद खट 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 की आवाज़ आती है और उसके चलने वो खटखट की आवाज़ चलने से आ रही होती है, जिसके जस्ट बाद से वो समझ जाती है कि संजय उसके घर में आ रहा है। वो संजय की ओर देखती है, लेकिन वो उसको ये क्रिएट करके ये बताती है कि वो उससे नाराज़ है। ये दिखाने के लिए वो इग्नोर करती है कि वो सारा ध्यान उसका पढ़ाई पे लगा हुआ है, पढ़ाई पे लगा हुआ है। बट संजय जानता है कि वो देर से आया है तो वो नाराज़ है, इसलिए वो रजनीगंधा का फूल लेकर आता है और उसके पास मेज पे रखता है और उसको पीछे से जा कर के तो उन्हें कंधे दबाता हुआ उसे पूछता है कि नाराज़ हो क्या। यहाँ तक की कहानी हुई। अब इसके आगे की कहानी को मैं आप पढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। रजनीगंधा की महक से जरा सारा कमरा महकने लगा था। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है,
तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी नहीं लगता है। इच्छा होती है, यहाँ दीपा सोच रही है मन में, इच्छा होती है कह दूँ, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ कहीं नहीं जा पाती, पर कुछ कह ही नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, और मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता है। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए लाए हुए मोगरे के फूल उन फूलदानों में लगा देता है। फूल सजाने में वह इतना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया है कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देगा। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहें तो ना पढ़ने में मन लगता है, ना सोने में। ये फूल जैसे संजय ही की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, और फिर एकाएक ही उलझ पड़ता है। यदि तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल से हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। अब यहाँ पर दीपा और संजय की वार्तालाप की बातें हो रही हैं, जिसको क्या आपने सुनी है। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपने प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है, और शहर की तरफ यहाँ का वातावरण धुएं से भरा नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है, और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। वह चुपचाप हो जाता है और बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। नहीं पता कैसे क्यों पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्खा हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर।
पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीथ भी तो वहीं रहता है? होगा, दीपा बोल रही है। होगा, मुझे क्या करना उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि वह अब यही बात करेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे से कहता है, और मैं भापक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं आता है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटपट हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या होगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख लेने तो, आप ही कुढ़ेगा। नहीं है, हमें पसंद नहीं यह बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं आती हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसे उसका रोजाना का नियम हो गया हो। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी खोई खोई हुई। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगी रजनीगंधे के फूल को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यूँ असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब शंकित हो उठता है। अब यहाँ पे कानपुर का प्रसंग है, वही का उसी कानपुर का, और ये दीपा अपने मन में सोच रही है अकेले बैठे रात के समय पर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मत से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति नहीं रहती है। पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता है। फिर तो यह सब बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थीं, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए ही थीं, जिसने जीवन को रिज बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगीं। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह अपने पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं
कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की बात या मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं, पर इन सब का यह मतलब नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर हम अधिक गहरा हो गए हैं, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निश्चित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला उठती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो मुझे उसे बताना चाहिए था कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल से फंसने से बच गई हूँ जिसके प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, या तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे जो आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखेरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी का इन सब का अधिकार नहीं देती है, पर मैंने दिया है। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच्चा है। निश्चित का प्यार तो छल मात्र है, भ्रम था, झूठा था।